नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब हम बात करते हैं किसी देश के विकसित होने की, जब हम बात करते हैं किसी देश के महाशक्ति बनने की, तो हमें ध्यान में आता है कि उस देश का विज्ञान, उस देश के वैज्ञानिक किस दिशा में काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। हमारे देश के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो दशकों तक हमारे यहाँ नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। और जब इस नारे में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जुड़ गया, उसी समय से हम कह सकते हैं कि देश वास्तव में पूरे विश्व में एक नई राह इस देश ने पकड़ ली और वास्तव में महाशक्ति बनने की ओर हमारा देश अग्रसर हो गया। हम कह सकते हैं कि भारत का प्राचीन विज्ञान या प्राचीन भारत का विज्ञान तो वास्तव में उन्नत था ही, लेकिन वर्तमान दौर में भी वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से अपने समक्ष लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे भी अप्रतिम हैं। और इसी विषय में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस प्रकार से क्यों मनाया जाता है और वास्तव में वर्तमान में हमारे देश के विज्ञान की क्या स्थिति है, प्राचीन भारत का विज्ञान किस प्रकार का था, इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर मेघेंद्र जी शर्मा। मेघेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघेंद्र जी विज्ञान भारती के प्रदेश सचिव हैं। मेघेंद्र जी, सबसे पहले जानकारी आपसे ये चाहेंगे, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, आखिर क्या इसके पीछे इतिहास है, कब से मनाया जाने लगा है और किस वैज्ञानिक का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के साथ संबंध है? जी विवेकानंद जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों का अभिवादन करते हुए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये विज्ञान के बारे में हमारे देश में जो हमारे भारतीय नोबेल विजेता थे आदरणीय सर सीवी रमन साहब, उन्होंने रमन प्रभाव को हमारी भारतीय लेबोरेटरी में सिद्ध किया और विश्व पटल पर हमारे भारत की धाक स्थापित की कि हमारा जो इन्वेंशन है, खोजें हैं, वो हमारी काफ़ी सार्थक प्राचीन भारत में भी रहीं और उस टाइम के समय में भी हम लोग इतने उन्नत थे कि विश्व बिरादरी में, वैज्ञानिकों की बिरादरी में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी विषय को लेकर के जब 1928 में 28 फरवरी को जब रमन इफेक्ट के रूप में एक खोज विश्व पटल पर आई, तो माननीय सर सीवी रमन साहब को एक नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। तब से ही भारत सरकार ने इस सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास किया कि हमारे भारत में इस नवाचार को, खोज को, अनुसंधान को एक बढ़ावा दिया जाए। हम बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सन 1986 में प्रथम बार मनाया गया और भारत सरकार ने इसको सभी डिपार्टमेंटों के लिए एक्नॉलेज किया कि हमारी अनुसंधान और खोज को, नवाचारों को बढ़ावा मिले। इसको लेकर के प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों को, हमारे एकेडमिशियंस को, हमारे वैज्ञानिकों को, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत हुई। जी, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भौतिकी के क्षेत्र में, उन्होंने विशेष कार्य किए, नए आविष्कार किए, रमन प्रभाव के नाम से जिसे जाना जाता है, उसको लेकर उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला। और ऐसा भी कहा जाता है कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला। अब आपसे चर्चा मेघेंद्र जी ये करना चाहेंगे कि पूरे विश्व के यदि विज्ञान की बात करते हैं, उसमें आप भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान किस प्रकार से देखते हैं? पूरे विश्व में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का काम है, साइंस का जो काम है, उसमें भारतीय वैज्ञानिक कहाँ, कौन से स्थान पर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे भारत की जो विश्व गुरु की छवि थी वो बिल्कुल एक संगतता किस तरह से व्यक्त करती है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा विवेकानंद जी। पहली बात तो ये कि हमारा जो विज्ञान था उसमें शुरुआती दौर को देखें तो आचार्य सुश्रुत का नाम सुना होगा, कणाद का नाम सुना होगा। इसके अलावा हमारा अगर आगे और बढ़ते हैं तो कणाद से कलाम तक की यात्रा में जितने वैज्ञानिक रहे, उन्होंने पूरा योगदान विश्व के अंदर हमारे विज्ञान का परचम लहराया। सबसे पहले बात करती हैं कि डाल्टन ने, जैसा मानते हैं कि एटम की थ्योरी दी थी, यानी परमाणु और अणु की संकल्पना की थी। हमारे कणाद ऋषि ने उस समय अणु के बारे में बताया। उन्होंने दोनों इसकी स्थिति बताई कि किस तरह अणु मोशन में होता है और स्टैटिक होता है। तो ये कितनी बड़ी खोज थी। इसके बाद में हम जीरो की बात करते हैं। आज जो सारा साइंस एक जीरो पर टिका हुआ है, वो हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने दिया। ये विश्व के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। इसके बाद आगे चलते हैं कि आज जिस प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के इस देश में
हमारे जो पुराने वैज्ञानिक, हम ये कहें कि उनको वैज्ञानिक इसलिए कहना चाहूँगा कि वो सच में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी यानी पूरी सर्जरी को एक पूरी सुश्रुत संहिता में लिखा जी। जिसको आज भी खोज का आधार मान करके हमारे पाश्चात्य वैज्ञानिक इसको देख रहे हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों की श्रृंखला देखें तो कणाद हों या आर्यभट्ट जी हों या बारहमिहिर हों या हमारे आगे जितने भी शांति स्वरूप भटनागर हों या वर्गीस कुरियर जी हों या MS स्वामीनाथन जी हों, उनका पूरे देश में, देश के वेलफेयर के साथ में पूरे विश्व के कल्याण में जिस तरह से उन्होंने विज्ञान का कंट्रीब्यूशन किया वो अतुल्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है इस विज्ञान के आविष्कार में भी और नई नई खोजों में भी। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है पूरे विश्व के विज्ञान की। यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी बहुत लंबी बड़ी परंपरा रही है। जिस प्रकार से मेघेंद्र जी ने बताया कि कणाद से लेकर कलाम तक की जो यात्रा है वास्तव में हिंदुस्तान के विज्ञान की वह यात्रा है, और उसके बीच में अनेक ऐसे बड़े नाम आते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि हमें गर्व हो सकता है कि हमारे देश ने पूरे विश्व को जिस प्रकार से सुख और शांति का जो संदेश दिया, उसमें भी भारतीय ऋषि महर्षि जो वास्तव में आज के दौर में हम जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं वो उस दौर के हमारे ऋषि महर्षि हुआ करते थे। उनमें नाम कणाद का भी आता है, चरक और सुश्रुत का भी नाम आता है आर्यभट्ट का भी, और नाम आता है भरद्वाज सहित अनेक ऋषियों का भी। वास्तव में उस दौर में जो ऋषि थे वे भी किसी न किसी विषय पर निरंतर शोध करते थे, और उस शोध के पीछे मूल भाव यही होता था कि हम इस सृष्टि को क्या कुछ नया दे सकते हैं, क्या कुछ अच्छा दे सकते हैं। जीवन, मनुष्य का जो जीवन है वो कैसे सुखद बने, और केवल मनुष्य का जीवन नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण का जो भारतीय भाव है, जो सनातन भाव है, उस भाव को लेकर हमारे ऋषि महर्षि वनों में, जंगलों में शोध करते थे। और वास्तव में अनेक ऋषियों की जो संहिताएं हैं उनमें भी हम देख सकते हैं कि आज के विज्ञान के अनेक सूत्र उन ऋषि महर्षियों की संहिताओं में छिपे हुए हैं। ये तो बात हुई प्राचीन विज्ञान की। मेघेंद्र जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि वर्तमान दौर में भी यदि हम बात करते हैं तो भारत का विज्ञान वास्तव में काफ़ी उन्नत हो रहा है। नित नए नए आविष्कार हमारे को देखने को, सुनने को मिलते हैं। कोरोना का दौर है, उसमें भी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे विश्व की स्थिति, टीकाकरण का जो अभियान चला है उसमें भी पूरे विश्व का नेतृत्व वास्तव में भारत कर रहा है। वर्तमान जो सरकार है उस सरकार की क्या नई ऐसी योजनाएं आपको लगती हैं, क्या विचार ऐसा लगता है सरकार का जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में लगता है कि भारत और आगे बढ़ने वाला है? बहुत सुंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जी, ये भारत सरकार की प्राथमिकता है आज के दौर में। STIP एक पॉलिसी है, 1958 में प्रथम बार बनी और 5th टाइम इसका एक ग्राउंड ट्रुथ यानी जमीनी सच्चाई जान करके जगह जगह संवाद स्थापित किया जा रहा है हमारे रिसर्चर से, हमारे एकेडमिशियन से, कि जिससे इस पॉलिसी का निर्माण एक इस तरफ ले जाए जहां आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। तो आपने जो पूछा कि वर्तमान में हमारा विज्ञान किस दिशा में जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में विज्ञान बहुत ही डेवलप्ड यानी विकसित अवस्था में आ चुका है। वो किस प्रकार, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र की, आज हम एग्रीटेक में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करने लगे हैं। हम लैंड तक यानी जमीनों तक उस टेक्नोलॉजी को उतार रहे हैं जिसका एक MS स्वामीनाथन जी ने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया, आज वो चरम पे है। आज हम आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न उत्पादन में। दूसरी तरफ चलते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जहां डिजिटल भारत की बात आती है। डिजिटल भारत के अंदर भी हमने अपने डेटाबेस या क्लाउड कंप्यूटिंग या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हमने एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ये सब भारत सरकार की सोच का परिणाम है। इसी के तहत हमने अटल टिंकरिंग लैब जो कि विद्यार्थियों के लिए स्थापित किए। उसका मकसद क्या था? वो यही था कि विद्यार्थी जब नर्चर होता है, प्रारंभिक स्थिति में होता है, तो वो टिंकरिंग यानी फेरबदल करके सीखे और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से उपयोग कर सके, वो उसकी मानसिक सेट यानी माइंड सेट इस तरह का बने। ऐसे ही हमने अटल इनोवेशन मिशन ये कॉलेजों में स्थापित किए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विद्यार्थियों को एक सृजन की ओर ले जाती हैं। तीसरा, जिस तरह से हमने बताया
कि हम STIP को लेकर के आ रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों को चाहे अटल टिंकरिंग लैब हो, चाहे अटल इनोवेशन मिशन हो, इसके बाद में हैंड होल्डिंग के लिए हमने स्टार्टअप्स को रखा है, इंक्यूबेशन को रखा है, और इंक्यूबेशन के साथ में हमने उस विद्यार्थी को, उस रिसर्चर को आगे एक तरह से कंपनी, इंडस्ट्री, एकेडमिया और इंडस्ट्री, इन सबको कोलैबोरेट करके हैंड होल्डिंग का काम किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज भ्रम की स्थिति नहीं रही है। वर्तमान दौर एक स्पष्ट दौर है, विद्यार्थी को टारगेट सुनिश्चित है कि मुझे क्या करना है, और यही जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसको NEP 220 नाम दिया है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बड़ी सुस्पष्टता है कि विद्यार्थी अगर जिस स्थिति में, नर्चर कंडीशन में जो उसका स्किल है उस तरफ उसको मूव किया जाए। वही 9th 10th 11th 12th में यदि बच्चा, उसको यदि लगता है कि मेरा स्किल किसी खोज में है या किसी नए इन्वेंशन आविष्कार करने में है या कोई इनोवेटिव आइडिया उसके पास में है, उसका प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट दे रही है जी। उसको आगे बढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसको आगे स्टार्टअप्स के लिए प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप यदि उसके पास है तो प्रोटोटाइप को आगे इंडस्ट्री लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए भी हमारी MSME को उसके साथ में जोड़ा गया है। बहुत सारे विभाग आज इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ चुके हैं कि अगर कहीं भी किसी की आवश्यकता है वो एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक सोच है। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है कि आज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन, इन्वेंशन या और किसी भी प्रकार की यदि आगे की पढ़ाई भी स्टडी करनी है इस क्षेत्र में, तो हमारे जगह जगह एडवांस स्टडी सेंटर खुल चुके हैं और खोले जा रहे हैं। तो एडवांस स्टडी सेंटर भी खोले जा रहे हैं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। पर मेघेंद्र जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे, जिस प्रकार से इस पूरी चर्चा में आपने विद्यार्थियों की भी बात की, आज भी भारत में सामान्यतः ये माना जाता है कि कोई विद्यार्थी यदि पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो जाके और आगे की पढ़ाई वो विज्ञान के क्षेत्र में करेगा। सामान्य जो विद्यार्थी जो सामान्य अंक लेकर आता है, सामान्य रूप से समाज में ये कहा जाता है कि नहीं, इसको विज्ञान नहीं पढ़नी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये विज्ञान का एक प्रकार से ऐसा डर बना दिया गया है विद्यार्थियों के बीच में कि सामान्य बुद्धि वाला विद्यार्थी, सामान्य अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी वो विज्ञान नहीं पढ़ पाएगा? क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये भ्रम की स्थिति बनी थी, लेकिन आज की स्थिति में जहाँ तक विज्ञान की बात करते हैं तो सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। 2015 में एक रचना की, जब भारत में मोदी जी की सरकार आई, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जी। सबसे पहले तो विज्ञान को एक फेस्टिवल, त्योहार का रूप दिया कि किस तरह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसमें सभी लोगों के लिए, यानी किसी भी फील्ड का हो, आर्टिजन हो, इसके अलावा वो फार्मर हो या कोई इस तरह का जो जिसने इन्वेंशन किया है लेकिन कोई डिग्री नहीं ली है वो भी, यानी हर तरह का उसमें विद्यार्थी वर्ग, किसान वर्ग और एक लोकल जो इन्वेंशन या इनोवेटर है जो ग्रास रूट पे इनोवेशन करता है, उसको भी हमने उसमें एंट्री दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान को जीवन में यदि हर क्षेत्र में देखा जाए तो हर क्षेत्र में विज्ञान होता है, लेकिन जहां तक किताबों की बात आती है, विद्यार्थियों में डर की बात आती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित है। ऐसा नहीं है। विज्ञान तो आपकी खोज, जैसे कई एग्जाम्पल आते हैं कि एडिसन नाम का वैज्ञानिक था जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसको उनके सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। तो हम यहाँ विज्ञान में जो विद्यार्थियों के अंदर भय है, वो भय मैं समझता हूं कि जिस तरह से ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब बनाए हैं, वो इसी की प्रकृति है कि विद्यार्थी को यदि इसमें मन नहीं लगता है पढ़ने में, वो कुछ करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ अपने आप से रिएक्शन करे, अपनी सोच को इस तरह बनाए कि उसको तोड़ जोड़ फोड़ एक प्रोजेक्ट चलाया। तो उसका मतलब यही था कि आप किसी भी उपकरण को टुकड़ों में करें, उसको जोड़ने का प्रयास करें, उसमें कुछ टिंकर यानी उसमें फेरबदल करने का प्रयास करें। तो वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए था। इसीलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित की है, वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए की है कि वो किसी सब्जेक्ट से डरे नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी यानी जो हम
विषयों को देखते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी गणित में होशियार है, उसको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो दूसरा सब्जेक्ट ले, तो ये कितना बड़ा एक चेंज है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसे ही यदि विद्यार्थी प्रायोगिक तौर पर कोई काम करता है तो वो उसको प्राथमिकता से दिया जाए और उसी के हिसाब से उसकी आगे की स्किल को डेवलप किया जाए। तो ऐसा विधान हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में, और 2015 से लगातार भारत सरकार इस तरह का प्रयास कर रही है। तो इसमें अब कोई भय वाली बात नहीं रही है, न विद्यार्थियों को ये इस तरह से आंका जा सकता है कि ये विद्यार्थी कमजोर है। हो सकता है एक क्षेत्र उसका कमजोर हो, दूसरे क्षेत्र में उसकी निपुणता हो, तो उसका परिमार्जन करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तो भारत सरकार ने वास्तव में बहुत सारी नई योजनाएं भी ऐसी बनाई हैं जिससे सामान्य व्यक्ति, सामान्य विद्यार्थी भी विज्ञान पढ़ सकता है। और आज का दौर तो वास्तव में इस प्रकार का दौर है कि किसी भी विषय से घबराने की और डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से तकनीक आगे बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार से अनेक विषयों के विशेषज्ञ भी एक एक विषय का डर किस प्रकार से विद्यार्थियों के मन से निकले, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। मेघेंद्र जी ने बहुत ही अच्छी बात कही इस चर्चा में कि नया एक विचार आया है कि यदि आपको विज्ञान पढ़ना है तो तोड़, जोड़ और फोड़, वास्तव में क्या अद्भुत सिद्धांत है। पहले कोई आपके समक्ष कोई मशीन आती है, तोड़ कर देखिए, फिर जोड़ कर देखिए, उसको फोड़ कर देखिए। आपके भीतर यदि वास्तव में वो ललक है कि इसके अंदर क्या है, क्या कुछ नया आविष्कार हो सकता है, क्या इस मशीन के साथ में कुछ नए प्रयोग हो सकता है, नए प्रयोग हो सकते हैं, नई कल्पनाएं क्या हो सकती हैं, तो वास्तव में आप भी विज्ञान पढ़ सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से कल्पनाएं करते हैं, वास्तव में बड़े आविष्कारों का आधार वो छोटे बच्चों की कल्पनाएं ही होती हैं। मेघेंद्र जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि आज के विद्यार्थियों की हम बात करते हैं, आज की नई जनरेशन की बात करते हैं, तो सामान्यतः ये कहा जाता है पढ़ी लिखी पीढ़ी है, विज्ञान पढ़ने वाली पीढ़ी है, पुरानी बातों पर एकदम से विश्वास नहीं करती। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, रामायण काल की बात करते हैं, पुष्पक विमान आता है। आज का विद्यार्थी कहता है उस दौर में कहाँ कोई एरोप्लेन हुआ होगा, कौन सा विमान, हेलीकॉप्टर हुआ होगा। बात आगे बढ़ती है तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की बात आती है, तब व्यक्ति देखता है कि वो कहाँ कौन सा क्या विज्ञान रहा होगा। ये जो मिथ और माइथोलॉजी है, इसको लेकर आज के विद्यार्थियों के मन में जो असमंजस है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहां तक मैं समझता हूं, भारत की जो वैदिक परंपराएं या पुराणों की बात रही हैं, उनकी सार्थकता धीरे धीरे सिद्ध होती जा रही है। हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, आज हमारे जो पुराण थे या हमारी संहिताएं थी जी, जो जिनमें जिस तरह का उद्धरण दिया गया, आपने अभी नाम लिया था महर्षि भारद्वाज जी, तो ये एक कल्पना नहीं थी। महर्षि भारद्वाज ने, जब राइट ब्रदर्स ने उस विमान की कल्पना भी नहीं की, उससे पहले उन्होंने उसका वर्णन कर दिया था जी। तो निश्चित रूप से वो मिथ जिस तरह से हमारे पाश्चात्य देशों ने हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में फैलाया, वो भ्रम दूर हुआ है। विद्यार्थी जानने लगा है कि ये राम सेतु, ये जो नासा की खोज में स्पष्ट हुआ कि किस टाइम का बना हुआ है जी, किस तरह पोरस पत्थर का इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा जितने भी हमारे लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनका एक सीध में होना और किस तरह से उनका एक एस्ट्रोनॉमी से जोड़ना, ये अपने आप में सिद्ध नहीं करता है, ये बिल्कुल सिद्ध करता है। आज का विद्यार्थी समझ चुका है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, यानी सारी विद्याओं में जिस तरह से हमारी सटीक गणनाएं होती हैं, इसको विश्व मानता है, हमारा विद्यार्थी भी मानता है। इसलिए हमने वैदिक विद्यापीठ की बात करते हैं, वैदिक गणित की बात करते हैं, वैदिक कालीन उन परंपराओं की बात करते हैं, तो हमारा विद्यार्थी बिल्कुल पूरा रुझान रखता है इन बातों में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मिथ या मैथोलॉजी की जिस तरह से बात करते हैं, हमारे वृक्ष भी पुराने समय में या पुराणों में या हमारी जितनी भी आध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, उनमें जिस तरह वर्णन किया गया है, हर एक का वैज्ञानिक प्रूफ निकल के आया। जड़, तना, पत्ती, उसके जितने भी, और जिस एरिया का फ्लोरा और फोना, यानी कि जहाँ का जलवायु में जिस तरह का वातावरण था, वहाँ की लोकल जो औषधियाँ थी, उनका उपयोग, ये सारा हमारे पुराणों में पहले से ही उद्धरण था। तो हम पीपल को पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मिथ में विश्वास कर रहे हैं या कोई माइथोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई है। हमारी बहुत सारी जो पुराने समय की जो परंपराएं थी, जड़, जमीन और जंगल, उसको आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। हम नदियों को पूछते थे, पहाड़ों को पूछते थे, ये सारी चीजें
हमने सिद्ध किए कि हमने प्रकृति की पूजा कोई वैसे ही नहीं की, हमने बिल्कुल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए की। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह का कोई भी इस तरह का मिथ और माइथोलॉजी की जहां तक मैं लिंकिंग की बात करता हूं, तो अब पाश्चात्य देश भी हमारी तरफ झांक रहे हैं। आपने बताया कोरोना को लेकर के या और कई विश्व के अंदर महामारियां पैदा हुई, तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश ने बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट दिया है, परिणाम दिया है। इसलिए हमारे विद्यार्थी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी जितनी भी पुरानी परंपराएं, जिसको कहते हैं ना एंशिएंट साइंस कॉन्फ्लुएंस विद मॉडर्न साइंस, तो हमारे देश में पुरानी यानी प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को सम्मिश्र करते हुए हम चल रहे हैं और हम ये परिणाम विश्व बिरादरी के सामने रख रहे हैं। इसलिए अब कोई मिथ की गुंजाइश नहीं रही है। तो मेघेंद्र जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अब किसी मिथ की गुंजाइश नहीं रही है और भारत वास्तव में अपने प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय बना के, सामंजस्य बनाकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। और हम कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि विज्ञान का चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो तो हमें चरक और सुश्रुत का नाम ध्यान में आता है, चाहे खगोल विज्ञान हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, हमारे हर एक ऋषि महर्षि विज्ञान की किसी न किसी एक विधा से जुड़े रहते हैं। वनस्पति विज्ञान की बात आती है तो महर्षि पाराशर का नाम हमारे सामने आता है, जिस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया वनस्पतियों का। इसी प्रकार से खगोल की बात आती है तो भी ये वास्तव में बड़ी अद्भुत बात है कि आज हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि वो आज बता सकते हैं कि 500 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कब आने वाला है, चंद्र ग्रहण कब आने वाला है। और भारद्वाज संहिता में तो इतना तक बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, उसे किस प्रकार के कपड़े पहनने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों पर भी हम कह सकते हैं कि वास्तव में प्राचीन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान उस दृष्टि से देख के निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेघेंद्र जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप विज्ञान भारती जो संगठन है उसके प्रदेश के सचिव हैं, विज्ञान भारती किस प्रकार की क्या क्रियाविधि, किस प्रकार के कार्यकलाप, क्या कार्यक्रम आपके रहते हैं विज्ञान के विषय को आगे बढ़ाने के लिए? विज्ञान भारती एक राष्ट्रीय संगठन है जी, जो कि प्रदेश स्तर पर अपनी अपनी इकाइयों के द्वारा संचालित होता है जी। हम राजस्थान की बात करते हैं या राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान की बात करते हैं तो उसकी मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है कि हम भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम आम जन तक पहुंचाते हैं, जिससे लगे एक हमारे विद्यार्थी वर्ग को गर्व हो, हमारे समाज में ये चिंतन हो कि हमारा विज्ञान भी बहुत ही उन्नत था जी। दूसरा, हमारा एक इस तरह का स्पष्ट उद्देश्य होता है कि सरकार की जितनी स्कीम है उनको ब्रिजिंग का काम करें, यानी लोगों तक पहुंचाएं कि सरकार में विज्ञान को लेकर के क्या क्या नए प्रोजेक्ट हैं, नए नए स्कीम्स हैं, उनको विद्यार्थी वर्ग को किस तरह जोड़ा जाए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को किस तरह जोड़ा जाए, या हमारा एकेडमिशियन है उसको किस तरह जोड़ा जाए। इसके अलावा विज्ञान भारती एनर्जी, जल संरक्षण, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जिन पर यह काम करती है जी। हमारे जो राष्ट्रीय कैलेंडर निकलता है उसमें हर एक हमारे जो महापुरुष हैं, खासकर हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिकी के क्षेत्र में, उन वैज्ञानिकों की जयंती मनाना, जिससे हमारे विद्यार्थियों को पता चले। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी को लेकर के, उनका जो जन्म हुआ कोलकाता में हुआ, उन्होंने अध्ययन किया जर्मनी में जी। प्रथम फार्माकोलॉजिस्ट थे हमारे भारत के, जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में एक पहली बार औषधि की इंडस्ट्री डाली, लेकिन हमारा विद्यार्थी ये परिचित नहीं हो पाया। आज विज्ञान भारती ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जयंती को लेकर के जगह जगह कार्यक्रम करना शुरू किया है। इसका मतलब कि हम अपने वैज्ञानिकों के बारे में जब तक विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे तब तक उनको पाश्चात्य वैज्ञानिक ही दिखते रहेंगे। उनके अंदर हमें एक चिंतन पैदा करना है, उनके अंदर एक इस तरह की स्पष्टता लानी है कि हमें इस राष्ट्र के विकास के लिए, इस देश के नवनिर्माण के लिए हमें अपने आप को विकास की राह के साथ में हमें खोज और अनुसंधान पर भी ध्यान देना होगा। तो इसलिए विज्ञान भारती मुख्यतः न केवल विद्यार्थियों में बल्कि हमारे कृषक में, हमारे जो एनजीओ चलते हैं उनके अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे जो समाज के
जैसे बोलते हैं कि समाज के हर पहलू पर जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, मिथ्स हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास कर और पूरे समाज में हमारे भारतीय विज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करती है। तो मेघेंद्र जी का कहना है कि विज्ञान भारती जो है वो मूल रूप से काम कर रही है प्राचीन भारत का जो विज्ञान था उसके संदर्भ में आज जानकारी पहुँचे, जो विज्ञान का विषय है उसको लेकर विद्यार्थियों तक भी ये पहुँचते हैं, सरकार की जो योजनाएं होती हैं वे भी जन सामान्य तक ये लेकर जाते हैं और साथ ही लेकर जाते हैं प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों की जानकारी, जो हम कह सकते हैं कि वास्तव में काम होना चाहिए था शिक्षा विभाग का। पाठ्यक्रमों में ये जो जानकारियां आनी चाहिए थी कि प्राचीन भारत के कौन कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको पढ़कर सुनकर हम गर्व का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों के चलते जिनको नहीं पढ़ाया गया, या हम कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का पाठ्यक्रम इस देश के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया जिसमें आत्मगौरव का भाव लुप्त था, जिसमें आत्म स्वाभिमान का भाव लुप्त था। तो भारतीय विद्यार्थियों में, भारतीय लोगों में स्वाभिमान का भाव पुनः जागृत हो। हमारे वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में उनकी जो खोज थी, उनका जो योगदान था, उनके जो आविष्कार थे वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए थे। इस प्रकार का भी काम विज्ञान भारती वास्तव में आज के इस दौर में कर रहा है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पीछे भी कहीं ना कहीं यही भाव है कि केवल सर सीवी रमन ही नहीं अपितु उस श्रेणी के जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचे, हर एक विद्यार्थी तक पहुंचे और विद्यार्थियों के मन से विज्ञान का भय भी दूर हो और हमारे इन ऋषि महर्षि रूपी वैज्ञानिकों की भी जानकारी जन जन तक पहुंचे। यही भाव कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के माध्यम से भी रहता है, यही भाव विज्ञान भारती का भी रहता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आपने इस विषय को बहुत ही व्यापक और सरल तरीके से डॉक्टर मेघेंद्र जी हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।